तेज आंधी तूफान चल रहा था। एक सुंदर लड़की उरुसा शादी के जोड़े में थी। राजकुमारी अदिति उसका हाथ पकड़े हुए उसे घने जंगलों से होते हुए एक सुनसान जगह पर ले जाकर खड़ा कर देती है। ये क्या अदिति, तुम मुझे यहाँ इस सुनसान जंगल में क्यों लेकर आई हो? यहाँ तो गौतम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे जाने दो, शादी के मंडप पर वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब तुम कभी गौतम के पास नहीं जा सकती हो और ना ही तुम उससे विवाह कर सकती हो, क्योंकि गौतम को मैं अपने पति के रूप में अपनाऊंगी, ना कि तुम, समझी? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। गौतम मुझसे सच्चा प्रेम करता है। तुम राजकुमारी हो तो क्या हुआ, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। छोड़ दो मुझे जाने दो। अच्छा, तो ये देखो। राजकुमारी अदिति मंत्र पढ़ने लगती है। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और उरुषा का शरीर धीरे धीरे एक झरने में बदलने लगता है। अब वही होगा जो मैंने सोचा था। तुम अब कभी मेरे और गौतम के प्रेम के बीच में नहीं आ सकती हो। अदिति, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे इस झरने के रूप से आजाद करो। मुझे अपने गौतम के पास जाना है। छोड़ दो मुझे। उरुसा रोने लगती है। उसके आंसू जैसे ही झरने के पानी में गिरते हैं, वो तुरंत लाल रंग की मोतियों में बदल जाते हैं। राजकुमारी अदिति हैरान होकर एक लाल मोती उठा लेती है। ये क्या है? ये तो साक्षात लाल मोती है। ये वही कीमती मोती है जो 4 दुर्लभ रत्नों को मिलाकर तैयार होता है। अब तो मैं इस जादुई मोती को पाकर और भी धनी हो जाऊंगी। राजकुमारी अदिति उस मोती को लेकर हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मेरी मुलाकात पहली बार गौतम से हुई थी। उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। तभी राजकुमारी अदिति की आंखों के सामने अतीत का एक भयानक मंजर घूमने लगता है। रात का वक्त है। राजकुमारी अदिति राजमहल से धन और कीमती आभूषण से भरा हुआ एक थैला चुराकर भागते हुए घने जंगल में आती है और एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से रवि बाहर आता है। राजकुमारी अदिति, तो तुम राजमहल से वो सारे धन लेकर आ गई? हाँ रवि, मैं तुमसे कितना अगाध प्रेम करती हूँ। देखो, तुम्हारे लिए मैं राजमहल के सबसे बेशकीमती हीरे मोती इस थैले में भर कर ले आई हूँ। इसमें हमारे महल का सबसे बड़ा खजाना है। अब तो चलो, तुम मुझसे विवाह कर लो और हम दोनों दूर जाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। रवि तुरंत उस खजाने के थैले को अपने हाथ में ले लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या रवि, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? राजकुमारी अदिति, तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। बस अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। रवि उस धन को लेकर अदिति को घने जंगल के बीच एक बड़े पेड़ के नीचे ले जाकर खड़ा कर देता है। ये क्या रवि, तुम मुझे सुनसान पेड़ के पास क्यों लाए हो? तुमने क्या सोची थी अदिति कि मैं तुम जैसी लड़की को अपनी पत्नी बनाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रवि तुरंत अपनी जेब से एक जादुई भभूत निकालता है और उसे राजकुमारी अदिति के ऊपर फेंक देता है। भभूत गिरते ही अदिति का शरीर सुन्न होने लगता है। रवि, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा ये पूरा शरीर एक मिट्टी की मूर्ति में कैसे बदल रहा है? नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा छल नहीं कर सकते रवि। मुझे बचाओ। मैं बस इसी धन दौलत के लिए इतने दिनों से तुमसे प्रेम का झूठा नाटक कर रहा था, और मैं तुम जैसी धोखेबाज लड़की को अपनी पत्नी कभी नहीं बना सकता। जो लड़की चंद दिनों के प्यार के लिए अपने सगे माँ बाप
और राजमहल को धोखा दे सकती है। वो भला मेरे साथ कभी वफादार कैसे हो सकती है? फिर रवि वहां से चला जाता है। देखते ही देखते राजकुमारी अदिति पूरी तरह से मिट्टी की मूरत में बदल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौतम कुल्हाड़ी लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। तभी अचानक एक लड़की की चीखने की आवाज आती है। कोई है? बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। अरे, ये तो किसी लड़की की चीखने की आवाज आ रही है। भला ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। गौतम परेशान होकर थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक पेड़ के नीचे रखी मिट्टी की मूर्ति से रोने की आवाज आती है। अरे, यहाँ आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर इस मिट्टी की मूर्ति के अंदर से ये रोने की आवाज कैसी है? कौन है? सामने आओ, सामने आओ, कौन है? मुझे मुझे बाहर निकालो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मेरी मदद करो। अरे, तुम तो बोल रही हो, यानी तुम्हें किसी ने इस रूप में बदल दिया है। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आजाद होंगी, बस तुम मेरी मदद कर दो। अच्छा ठीक है, मुझे एक वरदान मिला है, मैं उस वरदान की मदद से तुम्हें जरूर आजाद करूंगा। गौतम जैसे ही अपने वरदान का प्रयोग करने वाला होता है तभी एक चिड़िया वहां आकर बैठ जाती है। रुक जाओ गौतम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने इतने वर्षों तक गुरुदेव की सेवा की है, उसके बदले तुम्हें ये वरदान मिला है। तुम ये वरदान किसी अनजान के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। वरदान दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है। अगर मेरे वरदान से इसका शरीर ठीक हो सकता है तो मैं अपना वरदान इस पर जरूर लगाऊंगा। तुम बहुत पछताओगे गौतम, देख लेना, तुम इस वरदान के लिए एक दिन बहुत पछताओगे। मुझे क्या, मैं तो बस तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहती थी। चिड़िया उड़ती हुई वहां से चली जाती है। तभी गौतम हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ने लगता है। ओम दिव्य रूपाय नमः स्वाहा, बंधन मुक्ताय नमः। मंत्र पढ़ते ही अचानक तेज रोशनी फैलती है और वो मिट्टी की मूरत धीरे धीरे पिघलने लगती है। राजकुमारी अदिति अपने असली रूप में सामने आ जाती है। मैं फिर से इंसान बन गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे लगा था कि मैं पूरा जीवन इसी तरह मिट्टी की मूर्ति बनकर बिता दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे ठीक किया। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ राजकुमारी। मुझे नहीं पता कि आपको इस मिट्टी की मूर्ति में किसने बदला, लेकिन आपके साथ जरूर कुछ बहुत गलत हुआ होगा। ये कितना नेक इंसान है, इसने अपना एक अनमोल वरदान मुझे आजाद करने में खत्म कर दिया। सच में इसके जैसा नेक इंसान मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। अरे क्या हुआ राजकुमारी, तुम किन ख्यालों में खो गई हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि एक तांत्रिक ने मुझे इस रूप में बदल दिया था। चलो, अब तुम ठीक हो गई हो, तुम्हें अब अपने राजमहल लौटना चाहिए। मैं भी चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। फिर गौतम वहां से चला जाता है। राजकुमारी अदिति वहीं बैठकर परेशान हो जाती। अच्छा हुआ कि मैंने इसे सच नहीं बताया। अगर मैं इसे सच बता देती तो ये मेरे बारे में क्या सोचता कि मैं एक मामूली से प्रेम के लिए अपने माता पिता को धोखा देकर भाग आई थी। अब तो मैं अपने राजमहल भी वापस नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूं? तभी वही चिड़िया उड़ती हुई राजकुमारी अदिति के पास आकर बैठ जाती है। राजकुमारी अदिति, मैं जानती हूँ कि तुम एक धोखेबाज प्रेमी के लिए अपने राजमहल का सबसे बेशकीमती खजाना उसे दे दिया।
अब तो तुम अपने राजमहल भी नहीं जा सकती हो, लेकिन ये गौतम बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का है। इसके जैसा जीवन साथी तुम्हें पूरे जीवन में नहीं मिलेगा, जो किसी अनजान के लिए अपने कीमती वरदान को खत्म कर सकता है। सोचो, अगर वो तुमसे प्रेम करे तो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर सकता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चिड़िया उड़ती हुई हवा से पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जब मैं और ये गौतम दोनों साधु महाराज के शिष्य थे, तब साधु महाराज हमेशा गौतम को बहुत प्रेम करते थे। इसी वजह से मैं गौतम से बदला लेना चाहती हूँ। आज मुझे बहुत ही सुनहरा मौका मिल गया है। चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वहीं राजकुमारी अदिति वहाँ से निकल पड़ती है और गांव की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो गौतम के घर के पास पहुँचती है, वहाँ गौतम और उरुसा एक साथ बातें कर रहे होते हैं। उर्षा, हमने तो शादी की सारी तैयारी कर ली है। अगले महीने की 1 तारीख को, जैसे कि पंडित जी ने कहा था, हम दोनों इस तारीख में शादी करेंगे। मैं तो कब से उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। खैर, अब मैं चलती हूँ। फिर उरुसा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ झाड़ियों के पीछे खड़ी राजकुमारी अदिति ये सारी बातें सुन लेती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जिससे प्रेम करती हूँ वो किसी और का कभी नहीं हो सकता। मैं पहले ही एक बार प्यार में धोखा खा चुकी हूँ और अपने प्रेमी को खो चुकी हूँ, पर इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। मुझे इसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगी। राजकुमारी अदिति गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ से निकल पड़ती है और घने जंगलों से होते हुए एक पुरानी झोपड़ी में पहुँच जाती है, जहाँ एक तांत्रिक बैठा होता है। आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ राजकुमारी अदिति। मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। जिसकी इच्छा कहीं पूरी नहीं होती, उसकी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। हाँ बाबा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे वो लड़का गौतम चाहिए। उसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, और जब मैंने उससे प्रेम करना चाहा तो पता चला कि उसका विवाह किसी और से होने वाला है। मुझे किसी भी तरह उसका ये विवाह रोकना है और उसे अपने वश में करके उससे विवाह करना है। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक अनमोल वस्तु मुझे देनी होगी। मेरे पास तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे चलकर मुझसे जो भी हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ठीक है, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम मेरी बताई हुई सारी तांत्रिक क्रियाएं करो। उसके बाद तुम वो सब हासिल कर पाओगी जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। ठीक है बाबा, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी अदिति तांत्रिक के पास बैठ जाती है और उससे तंत्र विद्या सीखने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत जाता है और अदिति तंत्र विद्या में पूरी तरह निपुण हो जाती है। काम हो गया राजकुमारी। आज पूरे 1 महीने लग गए तुम्हें मेरी सारी विद्याएं सीखने में, पर अब तुम पूरी तरह से परिपूर्ण हो। अब तुम अपने प्रेम को आसानी से पा सकती हो। हाँ तांत्रिक बाबा, आज ही मेरे प्रेमी गौतम का विवाह होने वाला है और मैं किसी भी कीमत पर उसका ये विवाह सफल नहीं होने दूंगी। ठीक है, जाओ राजकुमारी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अदिति वहाँ से निकल पड़ती है और घने जंगलों से होते हुए सीधे उरुसा के घर पहुँच जाती है, जहाँ विवाह की तैयारियां धूमधाम से चल रही होती है। अदिति छुपकर उरुसा के कमरे में दाखिल हो जाती है, जहाँ उरुसा दुल्हन के जोड़े में आईने के सामने बैठी मुस्कुरा रही होती है।
बस कुछ ही देर और, उसके बाद मैं और गौतम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताएंगे। बचपन से देखा हुआ मेरा ये सपना अब सच होने वाला है। उरुसा आईने में देखकर मुस्कुरा ही रही होती है कि तभी राजकुमारी अदिति कमरे के अंदर आकर खड़ी हो जाती है। तुम यहाँ दुल्हन के कपड़ों में तैयार बैठी हो उरुसा। वहाँ गौतम तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसने तुम्हें गांव के उस पुराने तालाब के किनारे मिलने के लिए बुलाया है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गौतम वहाँ क्यों होगा? वो तो इस वक्त शादी के मंडप में होगा। आज हमारा विवाह है। तुम नहीं जानती, शादी से पहले छुप छुप कर मिलने का मजा ही कुछ अलग होता है। इसीलिए वो तुमसे आखिरी बार एक प्रेमी के तौर पर मिलना चाहता है। उसके बाद तो तुम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंध ही जाओगे ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? मैं गौतम की एक बहुत अच्छी मित्र हूँ। उसने एक बार मेरी बहुत बड़ी मदद की थी। बस इसीलिए मैं आज उसके इस शुभ कार्य में उसकी सहायता करने यहाँ आ गई। तुम्हारी और उसकी मुलाकात करवाना भी तो एक बड़ा काम है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर राजकुमारी अदिति उरुसा को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और सीधे घने जंगलों की तरफ ले जाने लगती है। अब जाकर मेरी ये मनोकामना पूरी होने वाली है। अब तो गौतम को सिर्फ मेरा ही होना होगा। इतना कहकर राजकुमारी अदिति मुस्कुराते हुए जाने लगती है, जहाँ गौतम बहुत परेशान होकर अकेला बैठा रहता है। ये क्या? अभी तक उर्षा आई क्यों नहीं? शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पता नहीं वो कहाँ रह गई। तभी वहाँ खड़ा एक गांव वाला आगे बढ़कर गौतम से कहता है, गौतम, वो अब तक नहीं आई और ना ही अब आएगी। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि वो एक धनी और अच्छे घर की लड़की है। वो भला तुझ जैसे अनाथ से क्यों विवाह करेगी? अच्छा हुआ जो वक्त रहते वो तुम्हें छोड़कर चली गई। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो। वो थोड़ी सांवली जरूर है, लेकिन अभी भी तुमसे विवाह के लिए तैयार है। नहीं काका, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सिर्फ उर्षा से प्रेम करता हूँ और उसकी जगह किसी और को कभी नहीं दे सकता। फिर सभी गांव वाले तरह तरह के ताने देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी राजकुमारी अदिति वहाँ आती है। गौतम, क्या हो गया? तुम्हारी होने वाली पत्नी उरुसा अभी तक मंडप पर क्यों नहीं आई? राजकुमारी अदिति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरी मदद की थी, मेरी जान बचाई थी, तो मैं आपकी शादी में कैसे नहीं आती, इसीलिए आ गई हूँ। लेकिन तुम्हारी पत्नी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं राजकुमारी अदिति, सब कह रहे हैं कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे पता है उर्षा मुझे नहीं छोड़ सकती। वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है। देखो, हो सकता है वो सच में तुमसे प्यार नहीं करती होगी, तभी तो शादी के मंडप में तुम्हें छोड़कर चली गई। कोई अपने होने वाले पति को भला कैसे छोड़कर जा सकता है? उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी इज्जत बचा सकती हूँ। पूरे गांव वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं किसी और को अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। मुझे माफ कर दो राजकुमारी कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रेमिका की जगह किसी और को कभी नहीं दे सकता, चाहे मुझे पूरी जिंदगी अकेले ही क्यों ना गुजारनी पड़े। तभी राजकुमारी अदिति मुस्कुराने लगती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, और अचानक गौतम उन मंत्रों की आवाज सुनते ही सम्मोहित हो जाता है। राजकुमारी,
क्या देख रही हो? चलो हम शादी कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी गौतम। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर गौतम शादी के मंडप में बैठ जाता है। राजकुमारी अदिति मन ही मन खुश होती है। मैं जानती थी कि तुम इस तरह मुझसे शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगे, इसीलिए मैंने अपना ऐसा जादू किया है जिससे कि तुम कभी उरुसा को याद नहीं करोगे और हर वक्त मेरे ही प्यार में पागल रहोगे। आखिर मैंने इतनी मेहनत से जो विद्या हासिल की थी वो आज कामयाब हो गई। राजकुमारी मुस्कुराते हुए गौतम से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ झरना बनी उरुसा की चीख पूरे जंगल में गूंजने लगती है। तभी एक दिन एक राहगीर उस रास्ते से गुजरता है। अरे, ये लड़की की चीख कहाँ से आ रही है और आसपास इतने तेज झरने के बहने की आवाज भी आ रही है। मैं यहाँ से 2 महीने बाद गुजर रहा हूँ, लेकिन 2 महीने में ही यहाँ पर कोई झरना या झील कैसे बन सकता है? ये आवाज तो सिर्फ झरने की लग रही है। चलो आगे चलकर देखता हूँ। फिर राहगीर जैसे ही आगे बढ़ता है उसे जंगल के बीचों बीच एक झरना दिखाई देता है। ये झरना यहाँ कैसे आ गया? 2 महीने के अंदर कोई धरती फाड़ कर झरना कैसे प्रकट हो सकता है? अरे, ये क्या हो रहा है? तभी उसकी नजर पानी में बहते हुए लाल मोतियों पर पड़ती है। अरे, ये झरने के बीच ये लाल मोती क्यों बह रहा है? लगता है कोई बेशकीमती मोती होगा। चलो इसे उठा लेता हूँ। इसे बेचने से कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतना कहकर राहगीर जैसे ही उस लाल मोती को हाथ में उठाता है, अचानक उसका हाथ पानी बनकर झरने में गिरने लगता है। नहीं, ये क्या? मेरा शरीर पानी क्यों बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये मोती नहीं चाहिए। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे, मेरी रक्षा करो। वो चिल्लाता रहता है और देखते ही देखते वो पानी बनकर झरने में मिल जाता है। वहीं दूर खड़ी राजकुमारी अदिति ये सारा नजारा देख रही होती है। वो लाल मोती सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मेरे सिवा कोई और छुएगा तो वो इसी तरह पानी बनकर झरने में बह जाएगा। कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इतना कहकर राजकुमारी अदिति झरने के पास जाती है और सारे लाल मोती उठा लेती है। तभी उरुसा की आवाज झरने से आती है। छोड़ दो राजकुमारी, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे आजाद कर दो। तुम कब तक मुझे इस झरने के रूप में कैद करके रखोगी? अगर गौतम को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिक्र मत करो उरुसा, मैंने तुम्हारे प्रेमी से शादी कर ली है और अब वो मेरे पति हैं। हम दोनों बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। तुम इसी तरह झरना बनकर बहती रहो और मुझे ये बेशकीमती लाल मोती देती रहो। देखना, कुछ ही दिनों में मैं फिर से रानियों जैसी जिंदगी जीने लगूंगी। राजकुमारी अदिति हंसते हुए सारे लाल मोती लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गौतम परेशान होकर घर के बाहर बैठा रहता है। मेरी शादी के तो 1 महीने हो गए, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये अजीब सी बेचैनी क्यों है? जैसे कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। मुझे ये अजीब सी घबराहट क्यों महसूस हो रही है? तभी इतने में राजकुमारी अदिति आ जाती है। क्या हो गया जी? आप क्यों परेशान हैं? ये देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ, लाल मोती। मेरे गुरुदेव ने मुझे फिर से ये कुछ लाल मोतियाँ दी हैं। इसे जाकर बेच आइए ताकि हमारे घर की हालत ठीक हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। फिर गौतम वो लाल मोतियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। राजकुमारी अदिति अकेले में खुश होती है। कितना अच्छा लगता है जब कोई एक बार में ही हमारी बात मान ले। सच में अब तो मेरी जिंदगी स्वर्ग है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है।
राजकुमारी अदिति उन लाल मोतियों को बेच बेचकर गांव में बहुत ही बड़ी हवेली बना लेती है। लेकिन गौतम के आंखों के सामने उरूसा की धुंधली सी तस्वीर उभरने लगती है। ये क्या? मेरी आंखों के सामने ये किस लड़की की तस्वीर आ रही है? मुझे आखिर क्या होता जा रहा है? तभी कमरे में राजकुमारी अदिति आ जाती है। गौतम, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्या बात है? अब हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं उस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगा। गौतम खुशी से झूम उठता है। ऐसे ही समय बीत जाता है और उनकी एक बेटी होती है, लेकिन फिर भी गौतम को चैन नहीं मिलता और उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। मेरे पास सब कुछ है। मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है और मेरा परिवार है। मैं गांव में सबसे अमीर हूँ। धन दौलत की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी ये बेचैनी खत्म क्यों नहीं हो रही? अब मुझे अपने गुरुदेव के पास जाना ही होगा। फिर गौतम वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगलों की तरफ जाने लगता है। तभी उसे सामने एक बहता हुआ झरना दिखाई देता है। मैं कितने सालों बाद यहाँ आया हूँ, लेकिन ये झरना आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? वो जैसे ही झरने के नजदीक जाता है, उसे उरूसा के रोने की आवाज सुनाई देती है। गौतम, तुम आ गए। आज पूरे तुमने 2 साल लगा दिए यहाँ आने में। गौतम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये क्या? ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी सी लग रही है, पर आसपास तो कोई है भी नहीं। और मुझे इतनी दूर चलने के बाद बहुत तेज प्यास भी लगी है। क्या करूं? तभी गौतम की नजरें झरने के पानी में पड़ी बहुत सारी लाल मोतियों पर पड़ती है। ये तो लाल मोती है। ये तो बिल्कुल वही मोती है जो मेरी पत्नी मुझे लाकर देती थी। लेकिन ये यहाँ झरने के पास क्यों पड़ी है? चलो, मोती के साथ पानी भी पी लेता हूँ। गौतम उन मोतियों को अपने हाथ में उठा लेता है और जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, एक तेज रोशनी फैलती है और झरना गायब हो जाता है। उरूसा अपने असली रूप में सामने आ जाती है, जिसे देखते ही गौतम की पूरी यादें वापस आ जाती है। उर्षा, मुझे सब कुछ याद आ गया। राजकुमारी अदिति ने मेरे साथ कितना बड़ा छल किया। अब कुछ नहीं हो सकता गौतम, वो तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारी एक बेटी भी है। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। तुमने मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया। मेरे लिए यही बहुत है। अब मैं अपना जीवन सबकी सेवा में बिताना चाहती हूँ। ऐसा मत करो उर्षा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने अनजाने में ही सही, पर मेरी वजह से गांव वालों के साथ बहुत बुरा हुआ है। कई मासूमों ने अपनी जान गंवाई है, इसीलिए मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। अब ये तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम उस राजकुमारी को क्या सजा देते हो। फिर उरूसा वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। गौतम भारी मन से वापस घर आता है। अरे, आप आ गए। इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ रह गए थे? मुझे तुम्हारा सारा राज पता चल चुका है अदिति। तुमने मेरी प्रेमिका उर्षा के साथ क्या किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूं तुम्हारे पास बहुत सारी काली शक्तियां हैं। तुम चाहो तो फिर से मेरी याददाश्त छीन सकती हो, पर मेरे दिल का दर्द नहीं। ये जो मेरी बेटी है, इसे तो मैं अपनाऊंगा, पर तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए त्यागता हूं। ये सुनते ही राजकुमारी अदिति वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने ये क्या कर दिया? मैं जबरदस्ती किसी का प्यार छीनकर अपना घर बसाने चली थी,
पर आखिरकार मेरा बसा बसाया घर टूट गया। फिर राजकुमारी अदिति रोते हुए घर से निकलकर चली जाती है। वहीं गौतम अपनी बेटी को संभालता है और उरूसा की यादों के सहारे अपना बाकी का जीवन बिताने लगता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।